नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज जिस विषय पर हम बात करें वो बहुत संवेदनशील इशू है। पंजाब के 2 शहरों से सिखों के सबसे बड़े गुरु माने जाने वाले गुरु ग्रंथ साहब के साथ बेअदबी की कोशिश की खबरें आई। एक घटना सिख समाज की आस्था के सबसे बड़े केंद्र दरबार साहब में हुई और फिर कपूरथला के गुरुद्वारे में बेअदबी करने की कोशिश हुई। दोनों जगह पर भक्तों की भावनाएं इस कदर भड़क गई कि नाराज लोगों ने बेअदबी की कोशिश करने वाले आरोपियों को पीट कर मार डाला। सवाल कई हैं। 48 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन यह पता नहीं चल पाया कि स्वर्ण मंदिर के अंदर रेलिंग फांदकर अंदर कूदने वाला शख्स था कौन। श्री गुरु ग्रंथ साहब के पास से कृपाण उठाने की कोशिश करने वाला वो शख्स कहां से आया था, उसका क्या इरादा था, उसे किसने भेजा था, कितनी देर तक वो स्वर्ण मंदिर के अंदर रहा, क्या वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था, क्या अमृतसर और कपूरथला की घटना किसी एक ही साजिश के 2 हिस्से हैं। ये सवाल इसलिए उठे कि पंजाब में चुनाव होने वाले हैं। कहीं चुनाव से पहले पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, मामला सेंसिटिव है, सिख समाज की भावनाओं से जुड़ा है और ये भावनाएं पूरी दुनिया में प्रभावित हुई हैं। सामने चुनाव है, इसलिए इस पर सियासत भी शुरू हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू बेअदबी करने वालों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। सुखबीर बादल मुख्यमंत्री चन्नी का इस्तीफा मांग रहे हैं। बीजेपी इसके पीछे बड़ी सियासी साजिश बताती है। पंजाब के कुछ नेता कह रहे हैं कि पंजाब को अशांत करने की कोशिश बॉर्डर के पार से हो रही है। सच क्या है, ये सब जानना चाहते हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एसआईटी बना दी है, जिसे 2 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है। उन्होंने कहा कि वो कल तक अपराधियों तक पहुंच जाएंगे। एसआईटी के गठन को 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पंजाब पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। पंजाब पुलिस ये पता नहीं लगा पाई है कि आरोपी है कौन और किस मकसद से श्री हरमंदिर साहब के अंदर दाखिल हुआ था। इस मामले में सिख समाज की सबसे बड़ी संस्था सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिसे हम एसजीपीसी के नाम से जानते हैं, वो भी एक्टिव है। आज अमृतसर में एसजीपीसी की एक बड़ी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सिख जत्थेबंदियों के लीडर शामिल हुए। करीब 3.5 घंटे तक चर्चा हुई, जिसके बाद एसजीपीसी ने भी पूरे मामले की जांच के लिए अपनी एक अलग टीम बना दी। क्योंकि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, उस पर सवाल उठ रहे हैं। किसी बड़ी साजिश की बात हो रही है। स्वर्ण मंदिर में सुरक्षा के लिए हर एंट्री पर, अहम जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इन सीसीटीवी के आधार पर एसजीपीसी ने आज दावा किया कि बेअदबी का आरोपी सुबह 9:40 पर स्वर्ण मंदिर पहुंच गया था। आरोपी ने स्वर्ण मंदिर में लंगर खाया, चाय पी। आरोपी पूरे दिन स्वर्ण मंदिर के अलग अलग हिस्सों में घूमता रहा। वह सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को आरोपी पर शक हुआ। सिक्योरिटी के लोगों ने उसे पकड़ा और बाहर भी निकाला, लेकिन जब ड्यूटी चेंज हो गई तो आरोपी शाम करीब 6 बजे फिर से गोल्डन टेम्पल के अंदर सचखंड तक पहुंच गया और इसने वहां बेअदबी की कोशिश की। आज एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने पूरा सीक्वेंस बताया। ये शख्स किस वक्त कहां पर था, उसकी पूरी डिटेल दी, आप भी सुनिए। 8:30 ਤੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਕਿਆ, ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਲਗਭਗ 9:40 ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਇਦਾਂ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਿਆ। 9:40 ਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖਾਧਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਆ ਸਾਰੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ 10:19 ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ 10:26 ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਸਿੰਗਲ ਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆ
और जाके महाराज के पिछले पासे कोई मथा नमस्कार नहीं की, उतों सीधा पिछले बूहे नूं निकल के हार की पौड़ी उत्ते चढ़ गया। उत्थे फिर परिक्रमा करी जा रहा, मौके की भाल देख रहा भी की उत्थों मेरे पल्ले पैंदा। फिर ये तकरीबन 11:45 बजे सचखंड तो फिर थले उतर के हर की पौड़ी तो थले उतर के सीधा बाहर चले गया अकाल तख्त वाले पासे नूं। 2:42 ते दर्शनी ड्योढ़ी दे विच एंटर करने की कोशिश की। पुल तो हुंदा जिले गया तो साडे एक सेवादार ने इहनूं देखिया भी शक्की मशकूक बंदा आ, इहनूं फिर लैची बेरी वाले पासे इहनूं फौजी ने इहनूं फिर बाहर कढ़िया और बाहर कढ़ के नाल उहदी साडे कोल रिकॉर्डिंग भी देंगे कि क्योंकि उहनूं शक्की लगदा सी। फिर दूए होर सिंह जे नाल खड़ा सीगा, ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੜਿਆ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੋ ਜਵਾਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਫਿਰ 4:51 ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ क्योंकि साडी टास्क फोर्स की ड्यूटी भी चेंज हो गई तो इन्हें फिर चलाकी की। 5:06 ते देखा भी हुण सारी टास्क फोर्स बदल गई है। ये फिर उत्थों एंटर होया और फिर इन्हें भलकड़े दिते जिदा चमक जिहा दईदे आ बिच 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 हुंदा हुंदा हो के फिर ये सचखंड विच अंदर जिहड़ा आ 5:46 ते उतों फिर एंटर होया और उत्थे दी जिहड़ी फुटिंग आ ये इदां नीवा हो के ओले टास्क फोर्स तो हो के इन्हें सारा किया। एसजीपीसी के अध्यक्ष ने पूरी फुटेज देखी है, एक एक मिनट की फुटेज देखकर सारी चीजें नोट की हैं, उन्होंने शेयर किया और वो भी इस बात से कन्विंस्ड हैं कि जो भी शख्स वहां आया था उसका इरादा गुरु महाराज की बेअदबी का था, इसीलिए इतना ज्यादा तनाव है। हमारे संवाददाता पवन नारा आज दिन भर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में रहे, उन्होंने एसजीपीसी के लोगों से बात की, शनिवार को हुए घटनाक्रम को समझने की कोशिश की। उन्होंने स्वर्ण मंदिर से एक रिपोर्ट भेजी है, यह देखेंगे तो आपको भी समझने में आसानी होगी कि उस दिन क्या हुआ था। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर जो बेअदबी हुई उसको लेकर एसजीपीसी ने एक टाइमलाइन जारी की है जो कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर है। सबसे पहले आरोपी को सुबह 8 बजे घंटाघर गेट पर देखा गया। वहां उसकी संदिग्ध गतिविधि को देखते हुए सेवादारों ने उसे वहां से बाहर निकाल दिया। इसके बाद संदिग्ध को 9:40 पर इस गेट पर देखा गया जहां लंगर छकने की व्यवस्था है। वो यहां 9:40 पर पहुंचा, लंगर किया, चाय पी। इसके बाद 10:26 पर वो सचखंड में दाखिल हुआ, परिक्रमा करता रहा। इतना ही नहीं, सिंगल लाइन से जाकर उसने मत्था भी टेका और उसके बाद 12 बजे के आसपास वो इस मंदिर परिसर से बाहर आ गया। इसके बाद उसने 4 बजे के आसपास एक बार फिर वापस आने की कोशिश की, लेकिन सेवादारों ने उसे संदिग्ध समझते हुए पूछकर टास्क फोर्स ने पूछताछ की, लेकिन पूछताछ में उसने कुछ नहीं कहा और इस तरीके से उसे बाहर निकाल दिया गया। 4:58 पर एक बार फिर उसने घुसने की कोशिश की, उस वक्त भी उसे बाहर निकाल दिया गया। 5:06 पर सेवादारों की जब शिफ्ट बदली, उसके बाद मुंह छुपाते हुए अंदर घुसा और ये घटना 5:46 पर हुई और सिर्फ 6 सेकंड में वो बैरिकेड को फांदते हुए कृपाण को हासिल करने के लिए आगे बढ़ा और बेअदबी की। एसजीपीसी ने कहा है कि जिस तरीके से उसने फांदा और 6 सेकंड में इस पूरी घटना को अंजाम दिया, वो मानो किसी कमांडो की ट्रेनिंग लेकर आया था और इसीलिए एसजीपीसी इस पूरी घटना में साजिश करार दे रही है। पवन नारा की बात सुनकर, एसजीपी के अध्यक्ष की बात सुनकर यह साफ है कि 18 दिसंबर को घटना हुई थी और शाम को करीब 5:45 बजे श्री दरबार साहब के सचखंड में यह आरोपी दाखिल हुआ था, बेअदबी की कोशिश की थी। सुरक्षा में तैनात लोगों ने उसे पकड़ लिया। तब से लेकर अब तक 51 घंटे हो गए। बेअदबी के आरोपी की सीसीटीवी फुटेज है, तस्वीरें हैं, उसका चेहरा साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन 50 घंटे बाद भी पंजाब पुलिस को इस शख्स के बारे में कुछ नहीं पता चला।
पंजाब पुलिस ने आरोपी की शिनाख्त करने के लिए उसकी तस्वीर जारी की है, लोगों से मदद मांगी है। और एक और चौंकाने वाली बात वो ये कि मारे गए शख्स के फिंगरप्रिंट आधार कार्ड के डेटाबेस से मैच नहीं हुए हैं। मारे गए शख्स के पास न मोबाइल मिला न कोई आई कार्ड मिला। यही वजह है कि एसजीपीसी को लगता है कि यह मामला किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। ਅੱਜ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਿਆ ਆ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਕੋਟਗਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਮੂਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। एसजीपीसी ने जाहिर है हरमंदिर साहब में हुई बेअदबी के मामले को बड़ी साजिश बताया। ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। पिछली घटनाएं देखें तो लगता है कि हां साजिश तो बड़ी है, इसकी कुछ बड़ी वजह हैं। पिछले कई महीनों में बेअदबी के कई मामले सामने आए हैं। आपको याद होगा कि दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन पर जो लोग धरने पर बैठे थे उनके बीच बेअदबी के आरोप में एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। शनिवार को स्वर्ण मंदिर की घटना हुई और रविवार को कपूरथला में बेअदबी हुई। हमारे संवाददाता पवन नारा ने आज एसजीपीसी के लोगों से बात की, यह समझने की कोशिश की आखिर लोग इन घटनाओं को, इन साजिश को किस एंगल से देख रहे हैं। अमृतसर में हुई इस बेअदबी की घटना के पीछे साजिश के आरोप लग रहे हैं। इन आरोपों में दम इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि जिस शख्स पर आरोप है कि उसने बेअदबी की, वो सबसे पहले सुबह 8 बजे सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिया और उसके बाद घटना 6 बजे हुई, यानी लगभग 10 घंटे तक आरोपी मंदिर परिसर और आसपास घूमता रहा। कपूरथला में भी इसी तरह का बेअदबी का एक मामला सामने आया और इससे पहले 15 दिसंबर को अमृतसर के ही स्वर्ण मंदिर के पवित्र कुंड में गुटखा साहिब फेंकने की घटना हुई थी। अभी तक 2017 से 2020 तक कुल 721 मामले बेअदबी की धाराओं के तहत दर्ज हो चुके हैं और इसीलिए इन सब घटनाओं के पीछे साजिश की आशंका जाहिर की जा रही है। पवन नारा ने एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी से बात की। उनसे साफ साफ पूछा उन्हें इसके पीछे साजिश क्यों नजर आती है, तो उन्होंने क्या कहा ये आप सुनिए। इस साजिश का बड़ा कारण ये है कि जो मनुष्य सुबह से शाम तक गुरुद्वारा में घूम रहा है, वो अपने इस अपॉर्चुनिटी में, इस झाक में था कि कब उसको मौका मिले तो कब वो ऐसा काम करे। तो उसके घूमने का और इसके दरबार साहब के अंदर में आने जाने का जो है सिलसिला, वो इसीलिए था कि वो रैकी कर रहा था कब उसको अपॉर्चुनिटी मिले और कब वो ऐसा अंजाम करे। ये हमको सीसीटीवी से भी और उसके कंडक्ट पर, उसकी बॉडी लैंग्वेज पर सबसे बिल्कुल क्लियर होता है कि वो इस समय की तांग में था कि कब जे शाम का समय हो गए तो मैं जहां चला जाऊंगा। स्वर्ण मंदिर में बेअदबी के जो आरोपी था उसको पकड़ा, उसके बाद वहां लोगों ने उसको मार दिया। इतना गुस्सा था लोगों में। सवाल उठा कि भीड़ ने आरोपी को मारा क्यों, उसकी हत्या क्यों की। उसे पकड़ा भी जा सकता था, उससे पूछताछ की जा सकती थी। इन सवालों के जवाब एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने दिए। इस जहां पर जो घटना हुई, आप भी वहां पर होते तो आप भी यही करते। कोई भी जो धार्मिक व्यक्ति है, इतनी बड़ी वहां पर इंसिडेंट हो जाएगी जहां पर बंदा अपनी भी जान गवा सकता है। वो जरूरी नहीं कि उसकी जान गई, अपनी भी जान गवा सकता है, क्योंकि जज्बात हैं। इतनी बड़ी उसने इंसिडेंट की तो कोई भी उसको छोड़ेगा नहीं। तो यही हुआ
तो हमारे तो बस में नहीं। जब वहां पर ऐसी इंसिडेंट हुई तो लोग तो जहां पर जो थे तभी तो वहां मोने भी नहीं, वहां भी सारे एकत्र ही थे ना। आपने देखा होगा वीडियो से कैसे होते हैं, वो क्लीन शेव्ड मैन ने उसको वहां पर से खींचा। सो ये जज्बातों की बात है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, और इतनी बड़ी इंसिडेंट हो जाए तो कोई भी हृदय चुप नहीं रहेगा। सो वहां जैसा ही हुआ, वहां पर तो मौका ही नहीं दिया, क्योंकि लोगों के भटके हुए थे लोग, तो हमारे को फिर कूटने के लग जाते। ये बात कुछ हद तक सही है कि लोगों की भावनाएं भड़की। सिख समाज के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहब से ऊपर कोई नहीं है, ये सबसे ऊपर है। अगर कोई गुरु महाराज के साथ बेअदबी की कोशिश करे तो सिख समाज इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन यह बात कही जा रही है कि अगर आरोपी जिंदा पकड़ा जाता, उसे पुलिस के हवाले किया जाता, तो पूरे मामले का सच जरूर सामने आ जाता। हालांकि पंजाब की चंदी सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई है, लेकिन एक दिन के बाद भी एसआईटी के पास कोई ठोस जानकारी नहीं है। इसलिए सिख समाज के मन में पंजाब पुलिस को लेकर कई तरह के सवाल हैं। एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजित सिंह धामी ने कहा कि उन्हें भरोसा नहीं है कि सरकार 2 दिन में सच्चाई लेकर सामने आएगी। ये एसआईटी जो होती है, ये तो लोगों को गुमराह करने के लिए एक ऐसे बना दिया जाता है। जब 17 में एसआईटी बनी, वो आज तक ऐसे लटक रही है बरगाड़ी कांड की। तो ये एसआईटी बनाई है, ये 2 दिन का इनको टाइम दिया, आज 2 दिन पूरे हो गए, नथिंग हैज कम फ्रूटफुल। सो मैं जो कहना बात चाहता हूँ कि इस एसआईटी से हमें कोई इंसाफ की आस नहीं है। तो अभी देख लेंगे 2 दिन के बाद ये क्या उसमें से निकाल। पंजाब में बीते कुछ सालों में बेअदबी के केसेस तेजी से बढ़े हैं, और इसलिए पंजाब में गुरु महाराज की बेअदबी के मामले में फांसी की सजा दी जाने की मांग हो रही है। दरअसल अभी बेअदबी के मामलों में केस आईपीसी की धारा 295 और 297, 295 और 297 के तहत दर्ज किए जाते हैं। गुरुद्वारे और वहां रखी किसी चीज को डैमेज करने के आरोप में 2 साल की सजा का प्रोविजन है। अगर यह काम धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मकसद से हो तो सजा 3 साल की हो सकती है। पंजाब के सिख समाज की कई साल से डिमांड रही है कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने पर कम से कम 20 साल की सजा होनी चाहिए। लेकिन अब स्वर्ण मंदिर में बेअदबी के लेटेस्ट मामले के बाद एसजीपीसी ने फांसी की सजा का प्रावधान करने की मांग उठाई है। सरदार रंधावा साहब ने कल एक ऐलान किया कि ਅਸੀਂ श्री दरबार साहब जी के मसले ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਆ। ਉਹਦਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ 'ਚ 2 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੁਲ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਆ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ 295 ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ 295 ਸੀ ਤੇ ਉਹ 295 ਚ 3 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ ਬੇਲੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੁਝ ਖੜੋਤ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੂੰਦਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। मामला सेंसिटिव है, प्रेशर सबके ऊपर है। पंजाब के डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बेअदबी के मामले में उम्र कैद की सजा का प्रावधान करने की मांग की है। रंधावा ने उम्र कैद की सजा का प्रावधान करने वाले बिल को मंजूरी दिलाने के लिए होम मिनिस्टर अमित शाह को एक लेटर लिखा है। पंजाब सरकार ने 2018 में यह संशोधन करके बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा था। अब पंजाब सरकार ने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर राष्ट्रपति के पास पेंडिंग बिल को मंजूरी दिलवाने की मांग की है।
दरअसल सिख धर्म में 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बाद से गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु के तौर पर पूजा जाता है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब से जुड़ी सभी चीजों को बहुत पवित्र माना गया है। सिख समाज के मुताबिक गुरु ग्रंथ साहब के असल शब्दों के साथ छेड़छाड़ या इस पवित्र ग्रंथ को किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की घटना को बेअदबी कहा गया है। बेअदबी को सबसे बड़ा अपराध माना गया है। यही वजह है कि बेअदबी का इशू सारे सिख समाज के सेंटिमेंट से जुड़ा है। इसीलिए सिख समाज में गुस्सा है और लोग हैरान हैं। सीसीटीवी फुटेज है, पूरी डिटेल है, अपराधी का चेहरा सामने है, पर कुछ पता नहीं चला। अपराधी क्यों आया, उसे किसने भेजा, उसने ये पाप क्यों किया, इसके बारे में कुछ पता नहीं। आजकल हर किसी के पास मोबाइल फोन होता है, जिससे सारी बात पता चल जाती है कि अपराधी कहां से आया, किसके कांटेक्ट में था, किस वक्त किस जगह पर था। पर इस शख्स के पास मोबाइल नहीं था। यह बात शक को और गहरा कर देती है। उसके पास से कोई आई कार्ड नहीं मिला। सारी बातों को देखकर लगता है कि इसके पीछे गहरी साजिश है। और साजिश की बात इसलिए भी पक्की हो गई जब 24 घंटे के अंदर बेअदबी की दूसरी खबर कपूरथला से आई। कल सुबह करीब 4 बजे कपूरथला के निजामपुर गांव, यहां पर एक गुरुद्वारा है, यहां एक शख्स को निशान साहब की बेअदबी करते देखा गया, जिसके बाद सिख समाज के लोग इकट्ठा हो गए और फिर इन लोगों ने गुस्से में बेअदबी के आरोपी को पीट पीट कर मार डाला। लेकिन कपूरथला के इस मामले में पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस सवालों में घिर गई। दरअसल इस मामले में पंजाब पुलिस लगातार स्टैंड बदलने लगी। पंजाब पुलिस के आईजी गुरिंदर सिंह ढिल्लों और एसएसपी एचपीएस खक ने पहले बताया कि 4 लोगों पर मर्डर का केस दर्ज किया गया। यहां तक कि आईजी और एसएसपी ने एफआईआर नंबर तक बता दिया। एफआईआर में 4 नामजद और 100 अज्ञात लोगों को आरोपी बताया गया। लेकिन इसके बाद पुलिस अफसरों के फोन बजने लगे। चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी मीडिया के सामने पुलिस अफसरों के पास फोन आए। 45 मिनट तक मीडिया से बात होती रही। इस दौरान 8 फोन आए। इसमें से 5 फोन आईजी और 3 फोन एसएसपी ने सुने, जिसके बाद कपूरथला मामले में पुलिस अफसरों का स्टैंड बिल्कुल बदल गया। फोन कॉल्स आने के बाद पुलिस अफसरों के सुर कैसे बदले, उसके सबूत मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले कपूरथला के एसएसपी की वो बात सुनिए जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू में कही थी, जिसमें उन्होंने 2 एफआईआर की बात की थी। डिफरेंट एंगल्स ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਅਪ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਰੇਜ਼ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ 2 एफआईआर वाली दर्ज की। अब कपूरथला पुलिस के एसएसपी ने पहले 2 एफआईआर की बात की, फिर अफसरों के पास फोन कॉल्स आने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देर बाद पंजाब पुलिस के आईजी ने कहा इस मामले में 2 नहीं बल्कि 1 एफआईआर दर्ज की गई है। 306 नंबर एफआईआर है, वो अजय दर्ज नहीं हुई, वो तहरीर वेरीफाई कर रहे हैं। 5 वाली दर्ज, 302 वाली अजय दर्ज नहीं हुई, सिर्फ 305 वाली दर्ज हुई है। 302 वाली तहरीर अजय लिख रहे हैं और वेरीफाई हो रही है, क्योंकि वो बंदे पूरे आइडेंटिफाई नहीं हुए। जी 306 नंबर एफआईआर की गल कर रहे हैं, जी हुणे अंडर प्रोसेस है, इनविजिलेटर है। हाँ, अंडर प्रोसेस है। अजय ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ 305 ਨੰਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੂਜੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। सर आई एग्री। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबके सामने एक के बाद एक 8 कॉल आए और पुलिस का बयान बदलते चले गए। पुलिस बाद में बेअदबी की घटना से भी इनकार करने लगी। पुलिस के अफसर खुलकर यह जवाब नहीं दे पाए कि कपूरथला में बेअदबी हुई या सिर्फ चोरी हुई। सर ਤੁਸੀਂ क्लियर क्यों नहीं करते कि बेअदबी नहीं हुई या चोरी हुई है, क्यों नहीं क्लियर करते? नहीं, बिकॉज मैं दस देना क्यों नहीं कह पा रहा। डेफिनेटली मैं वालिया साहब प्लीज एक मिनट।
ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, FIR ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ FIR ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰੇ ਦਸਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ SSP ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਛੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ FIR ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਆ। देयर इज नो विजिबल साइन। कपूरथला पुलिस के बदलते बयानों से समझा जा सकता है कि पुलिस पर कितना प्रेशर है। पुलिस भी जानती है कि मामला पंजाब के घर घर के सेंटिमेंट से जुड़ा है, मामला बढ़ सकता है, बात बिगड़ सकती है। और चूंकि कांग्रेस की सरकार है, सवाल सरकार पर उठे हैं, तो पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़ा बयान दिया। सिद्धू ने कहा कि बेदबी करने वालों को मौत की सजा देनी चाहिए। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੇਸ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਲਤੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਡਬਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੜ ਨੂੰ दीमक लाने की साजिश है। सिद्धू का अपना बयान सियासी था, लेकिन इसके बाद सिद्धू ने कहा कि इन घटनाओं के पीछे सियासत है और आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं और बढ़ सकती हैं। वंडन की कोशिश हो रही है। आज पंजाब दे विच षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। आज पंजाब दे विच आपसी भाईचारे नूं तोड़न की कोशिश की जा रही है। पंजाबीयत नूं ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਢਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਮਾੜਾ, ਇਹੀ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਰਾ ਦੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਧ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੀਂਹ रखी। लेकिन कांग्रेस में इस मामले को लेकर अलग अलग मत है। असल में जब तक SIT की रिपोर्ट नहीं आ जाती, सच सामने नहीं आ जाता, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कांग्रेस के एक दूसरे नेता, पंजाब कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं सुनील जाखड़, उन्होंने कहा कि इसके पीछे पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है। लोगों की भावनाओं को खिलवाड़ करके, उत्तेजित करके पंजाब की स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। पंजाब में डिस्टेबलाइज करने के लिए प्रयास अक्रॉस द बॉर्डर से किए जा रहे हैं। उत्तेजित होना स्वाभाविक है, एक ह्यूमन नेचर है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। परंतु मैं समझता हूँ एक के बाद एक हो रही घटनाओं में हमें संयम का और सूझबूझ का इस्तेमाल करके ऐसी कोई भी घटना अगर आगे भविष्य में, मैं पहले तो उम्मीद करता हूँ ना घटे, परंतु जो लोग ये कर रहे हैं वो हो सकता है फिर से प्रयास करें। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि उत्तेजित होके इनको जो भी आदमी पकड़ा जाता है या जो जिस पे, उसके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय उसे पहले इंटेरोगेशन के लिए पुलिस को सौंपा जाना चाहिए, ताकि इन मसलों के जड़ तक पहुंच सके और इसका कोई निर्णायक कदम उठाया जा सके। चुनाव का मौका है। अमृतसर में श्री हरमंदिर साहब में गुरु महाराज के साथ बेअदबी हुई है। अकाली दल को एक बड़ा इशू मिल गया है।
अकाली दल के नेता कांग्रेस से तीखे सवाल पूछ रहे हैं। पंजाब सरकार अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने उनसे सवाल पूछे हैं। 23 दिसंबर को सुखबीर बादल ने इस इशू पर चंडीगढ़ में पार्टी की कोर कमेटी मीटिंग बुलाई है। जो साडी सरकार सी बेअदबी हुई ते तुसी सारा जोर लाता, कहंदे जी मुख्य मंत्री नूं अंदर करो, मुख्य मंत्री नूं डिप्टी सीएम नूं करो जी, उन्होंने बेअदबी कराई। तुसी उदों सियासत खेडी, बेअदबी दे दोषियां नूं नहीं फड़िया, तुसी जान के सारा 5 साल कल्ले बादल परिवार ते श्रोमणी अकाली दल नूं बदनाम करन ते कीता। हुण भी असी सियासत नहीं खेडना चाहते, असी भी चाहते तो थोनू थोड़े मगर पै सकते सी, पर नहीं, असी चाहते हैं दोषी फड़े जान, क्योंकि थोड़ी नलैकी करके 5 साल कोई दोषी फड़े ने गया तो इन्हों हिम्मत पै गई कि बेअदबी करन दी। जो दरबार साहब छोया ये तो माड़ी गल कोई नहीं हो सकती, पर बड़ा अफसोस है कि एक डिप्टी कमिश्नर दी एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है। एडा सीरियस मैटर है जिहदे घट तो घट एक जुडिशियल या जज बिठाना चाहिए सी जिहड़ा इह सारी जांच करे। आई गल्लां तो पता लगता है कि इन्हां दी नीयत साफ नहीं है, इन्हां दा निशाना कोई बेअदबी दे दोषियों नूं फड़ना नहीं। आ कांग्रेस दी सरकार दी फेलियर है, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੱਖ नहीं रहना। सबसे पहले तो यह समझने की जरूरत है कि गुरु ग्रंथ साहब के साथ किसी भी तरह की बेअदबी पूरे सिख समाज के लिए बड़ा सदमा है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज को सिखों का जीवंत गुरु माना जाता है, उनका सबसे ज्यादा सम्मान है, इसलिए उनके अपमान पर आक्रोश स्वाभाविक भी है। दूसरी बात है कि मामला आस्था से जुड़ा है, धर्म से जुड़ा है, लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, इसलिए इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अकाली दल ने चन्नी सरकार को दोषी ठहराया। कांग्रेस ने कहा अमरिंदर सरकार ने कुछ नहीं किया क्योंकि वो बादलों को बचाने में लगे थे। आम आदमी पार्टी ने अकाली और कांग्रेस दोनों को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी के नेता बादल, अमरिंदर और चन्नी तीनों की सरकारों को ठीक से जांच न करने के लिए दोषी करार दे रहे हैं। पंजाब में चुनाव सिर पर है, इसलिए इस मामले में सियासत तो होगी, इसे रोका नहीं जा सकता, ये एक मजबूरी है। लेकिन जरूरी यह है कि बेअदबी के सारे मामलों की जांच गंभीरता से हो। सीसीटीवी और मोबाइल फोन के जमाने में डिजिटल इन्वेस्टिगेशन के दम पर अपराधी की बैकग्राउंड पता करना, साजिश का पता लगाना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन पुलिस अफसरों की बातें सुनकर, उनके तेवर देखकर यह लगता है कि पुलिस पर काफी प्रेशर है। अगर इस संवेदनशील मामले की जांच ठीक से हो, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम को फ्री हैंड दिया जाए तो जरूर साजिश का पता चलेगा। पिछली अकाली सरकार को बेअदबी के मामलों की वजह से जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा था। 2015 में फरीदकोट में बेअदबी की घटना हुई थी। अगर उस समय इस मामले को गंभीरता से लिया जाता, इसकी गंभीरता से जांच हुई होती, दोषियों को पकड़कर सजा दिलवाई गई होती, तो आज हालात इतने न बिगड़ते। एक बार फिर बेअदबी करने की हिम्मत किसी को ना होती। सियासत इस बात पर भी हो रही है कि सबसे बड़ी हिंदुत्ववादी पार्टी कौन है। खुद को असली हिंदूवादी कहने वाली शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत आज संसद से बाहर अटैकिंग मोड में थे। कांग्रेस की बुलाई जानी बैठक में जाते समय पहले उन्होंने कहा कि शिवसेना ने सत्ता के लिए हिंदुत्व से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कोई समझौता नहीं किया, क्योंकि उनकी पार्टी को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। संजय राउत का यह हमला इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी ने उनकी कमजोर नस को छेड़ दिया। कल अमित शाह ने महाराष्ट्र में कहा था कि शिवसेना ने सत्ता के लिए हिंदुत्व से समझौता कर लिया। जिन पार्टियों के विरोध की राजनीति करती रही शिवसेना, उनके साथ अब सरकार चला रही है। संजय राउत ने अमित शाह के इसी बयान का जवाब दिया, कहा शिवसेना के हिंदुत्व में तो इतनी ताकत है कि ये आज राहुल गांधी भी हिंदुत्व की बात करने लगे हैं। उन्होंने यह आरोप फिर दोहराया कि बीजेपी ने 2019 के महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन से पहले किया अपना वादा तोड़ा था, इसलिए शिवसेना को अलायंस तोड़ना पड़ा।
इतिहास गवाह है 2014 में किसने विश्वासघात किया था हमसे। देखो ये उनका एक फ्रस्ट्रेशन है। अब तक महाराष्ट्र के नेता इस फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे थे, अब केंद्र के नेता भी आकर पुणे में बोलने लगे, इनकी विफलता है। शिवसेना सत्ता छोड़ सकती है लेकिन हिंदुत्व नहीं छोड़ेगी। यह हमारा पार्टी का एक चरित्र रहा। सत्ता की परवाह नहीं करते। शिवसेना ये सत्ता का पावर का नाम है। दूसरा बाला साहब ठाकरे कहते थे हमेशा, शिवसेना नॉट बॉर्न फॉर पावर, पावर बॉर्न फॉर शिवसेना। हम हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। अभी जो हमारे साथ जो राहुल गांधी है वो भी हमारे रंग में मिल गए हैं। वो भी हिंदुत्व की बात करने लगे, हिंदू की बात करने लगे हैं। ये धोखा उनको लगता है। वो तो कहते हैं कि सीएम को लेके कभी बीजेपी ने वादा नहीं किया था किसी ठीक है, आपको ऐसा लगता है, नहीं वादा किया था। हमको लगता है वादा हुआ था। तो भूल जाइए आप, हम भी भूल गए। अब हमारी सरकार हम चला रहे हैं। संजय राउत का दावा है कि हिंदुत्व पर राहुल गांधी भी उनके रंग में रंग गए हैं। लेकिन आज नितिन गडकरी ने शिवसेना से सवाल किया, आखिर उसके हिंदुत्व की कांग्रेस के साथ कैसी समानता है। एक बात तो सच है कि महाराष्ट्र की जो अलायंस है अभी सरकार की, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में, उनमें वैचारिक साम्यता तो नहीं है। शिवसेना के विचार अलग है, एनसीपी के अलग है और कांग्रेस के अलग है। पर केवल इट इज ए पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस। उसके लिए वो साथ में सत्ता में है और इसलिए शिवसेना का विचार उनके साथ मेल नहीं खाता और यही अस्वस्थता शिवसेना के कार्यकर्ताओं के मन में भी है। आप ये मानते हैं कि शिवसेना ने हिंदुत्व से समझौता कर लिया सत्ता के लिए? देखो, जब उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस की, बाला साहब ठाकरे कांग्रेस के प्रखर विरोधी थे, एनसीपी के विरोधी थे और उन्होंने भाजपा और शिवसेना की जब अलायंस तैयार की तब उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के विचार के लिए अलायंस बने। अब ये हिंदुत्व का विचार जो शिवसेना लेकर चलती है उसका क्या साम्य कांग्रेस और एनसीपी के साथ है? कौन हिंदू है, कौन हिंदुत्ववादी है, हिंदू और हिंदुत्व में क्या फर्क है, ये सारे टर्म राहुल गांधी के लिए भाषण के लिए ठीक है। आम पब्लिक को उससे कोई मतलब नहीं है। जहां तक हिंदुओं का सवाल है तो नरेंद्र मोदी की आस्था पर कोई शक नहीं कर सकता। इसलिए शिवसेना और राहुल गांधी अगर उनसे इस पिच पर लड़ेंगे तो बार बार मात खाएंगे। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में असेंबली की सीटों को बढ़ाने को लेकर शुरू हुए नए विवाद की। डीलिमिटेशन कमीशन ने जम्मू कश्मीर में असेंबली की 7 सीटें बढ़ाने का सुझाव दिया है। इनमें से 6 सीटें जम्मू में और 1 सीट कश्मीर में बढ़ाई जाएगी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में कुल 90 असेंबली सीटें हो जाएंगी। इनमें से जम्मू में 43 यानी 43 और कश्मीर में 47 यानी 47 सीटें होंगी। इसके अलावा कमीशन ने जम्मू कश्मीर में पहली बार 9 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व करने का प्रस्ताव दिया है, जबकि 7 असेंबली सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व होंगी। आज डीलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग दिल्ली में हुई, जिसमें चेयरपर्सन रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर और आयोग के 5 एसोसिएट मेंबर शामिल हुए। ये मेंबर जम्मू कश्मीर के 5 एमपीज हैं, जिनमें 2 बीजेपी के और 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद पिछले साल सरकार ने वहां लोकसभा और असेंबली सीटों के लिए डीलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू किया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 1995 के बाद से ही डीलिमिटेशन नहीं हुआ है, जबकि 95 के बाद से जम्मू कश्मीर में जिलों की संख्या बढ़कर 12 से 20 हो गई है और तहसीलों की तादाद 52 से बढ़कर 207 हो चुकी है। इसलिए बढ़ी हुई आबादी को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देने के इरादे से डीलिमिटेशन कमीशन ने अपना काम शुरू किया था। आज की मीटिंग में कमीशन ने जैसे ही अपना पहला पेपर एसोसिएट मेंबर्स के सामने रखा, कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उमर अब्दुल्ला ने इसे बीजेपी का पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बताया, कहा कमीशन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। उनकी पार्टी के एमपी हसनैन मसूदी ने कहा कि जम्मू में 6 सीटें बढ़ाना और कश्मीर में सिर्फ 1 सीट बढ़ाना उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं है। हमने कहा कि जो मूल मंत्र है आईन का, उसके खिलाफ है ये सारा जो लिमिटेशन की जो भी एक्सरसाइज है,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में, तो ये बेहतर रहता है कि उसका इंतजार करते और जो फैसला आ जाता है। लेकिन हमारे साथ फिर शेयर किया गया एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है, प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट, जिसमें 6 सीटें जम्मू में और एक सीट कश्मीर में बढ़ाई जा रही है। तो हमने कहा ये हमारे अनएक्सेप्टेबल होगा। कमीशन ने कहा कि आप 31 तारीख तक 10 दिन में अपना जो भी आपका ऑब्जेक्शन है, जो भी एतराज़ात हैं, इसके विरोध में दे दीजिएगा। और वही स्थिति है, ये अनएक्सेप्टेबल है जो बढ़ोतरी है, ये डिस्प्रपोर्शनेट है, क्योंकि 2011 का जो सेंसस है वो तकाजा कर रहा था कि कश्मीर में ही और सीटें बढ़ जाए। तो ये बात रही। जम्मू कश्मीर डीलिमिटेशन आयोग के प्रपोजल को महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने भी खारिज कर दिया। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि डीलिमिटेशन के नाम पर बीजेपी जम्मू और कश्मीर को क्षेत्र के आधार पर, मजहब के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। हमने भी सुना है कि जो प्रपोजल्स डिलिमिटेशन कमीशन ने दिए हैं जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन के हवाले से, वो बिल्कुल उसी चीज़ की अक्कासी करते हैं जो हमारा मौक़िफ़ अव्वल से रहा है, जिसमें हमने ये कहा था कि दाल में कुछ काला है, जिसमें हमने ये कहा था कि ये जो पूरी एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर में की जा रही है, ये दरअसल बीजेपी की ईमा पे की जा रही है, उनके कहने पे की जा रही है, उनके जो सियासी गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए की जा रही है। और यही वजह है कि जो प्रपोज़ल आया है जिसमें कहा जा रहा है कि कश्मीर को 1 सीट दी जाएगी, जम्मू में 6 सीटें दी जाएंगी, जो किसी तनासुब से सही नहीं है। पॉपुलेशन सेंसस को आप देख लीजिए, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता। दरअसल जो कोर एजेंडा है बीजेपी का और आज की हुकूमत वक्त का, वो यही है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को और डिवाइड किया जाए रीजनल बेसिस पे, रिलीजन की बेसिस पे। इस कमीशन ने उसी गोल को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए काम किया है। असल में बीजेपी काफी दिन से यह कहती आ रही है कि जम्मू के साथ नाइंसाफी होती रही है। आज डीलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग के बाद जम्मू से एमपी और केंद्रीय सरकार में मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, सभी मेंबर्स ने कमीशन के काम की तारीफ की है। जम्मू की ज्यादा सीटें बढ़ाने का फैसला किसी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं हुआ। All the associate members, they committed themselves to cooperate with the functioning of the commission, and the commission has also done a tremendous job. We must appreciate they have followed certain laid down parameters on the basis of which they have come out with a document which is very objectively done, and all the associated members, regardless of their party or political affiliations, not only appreciated the work done by the delimitation commission but also committed that they would in future also for the rest of the exercise cooperate in all possible means. The national conference members were there, and they were also satisfied with the parameters which were being followed by the commission. तो ये ऐसा कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी राजनीतिक दबाव के कारण कोई काम हो रहा है, एंड आई थिंक एवरीबडी एग्रीड ऑन दैट। हो सकता है जम्मू में 6 सीटें बढ़ाने के पीछे सियासत ना हो, प्रेशर ना हो सकता है ये डीलिमिटेशन कमीशन का अपना फैसला हो, लेकिन इसका मतलब तो गलत निकाला ही जाएगा। मोटी सी बात है कि जम्मू में बीजेपी जीतती है, जम्मू में उसका अपर हैंड है, और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की ताकत ज्यादा है। इसलिए शिकायत तो होगी कि जम्मू की 6 सीटें बढ़ेंगी तो बीजेपी को फायदा होगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज पनामा टैक्स हेवन में पैसा और प्रॉपर्टी छुपाने के मामले में फिल्म स्टार ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ की। ईडी ने नोटिस तो पिछले महीने दिया था, लेकिन काफी टालमटोल के बाद ऐश्वर्या राय आज दोपहर दिल्ली में ईडी के जामनगर हाउस ऑफिस में पहुंची, जहां उनसे लगभग 6.5 घंटे तक पूछताछ की गई। यह केस अमीक प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है, जिसका नाम 2016 के पनामा पेपर्स लीक में सामने आया। कागजों में इस कंपनी के प्रमोटर्स में ऐश्वर्या राय के साथ साथ उनके पिता, उनकी मां और उनके भाई के नाम भी दर्ज हैं। अमीक प्रमोटर्स लिमिटेड 2004 में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में रजिस्टर की गई थी। 2005 में इसके शेयर होल्डर्स में ऐश्वर्या राय का नाम जुड़ा। 2008 में यह कंपनी बंद हो गई। 2016 में जब पनामा पेपर्स लीक हुए तो इस कंपनी का नाम भी उसमें था। पनामा पेपर्स में दुनिया भर के उन लोगों के नाम थे जिन्होंने
टैक्स बचाने के लिए शेल कंपनियों के नाम से विदेशों में अपनी संपत्ति छुपाई हुई थी। आज ऐश्वर्या से ईडी ने उसी कंपनी को लेकर कई सवाल पूछे। एक इत्तेफाक यह भी हुआ कि जिस वक्त ऐश्वर्या राय से पूछताछ की जा रही थी, उस वक्त जया बच्चन राज्यसभा में बहस के दौरान बेहद नाराज हो गई और इतनी नाराज हुई कि उन्होंने सत्ता पक्ष के सभी एमपीज को श्राप दे डाला। दिस इज टेरेबल। और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूं, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। ऑनरेबल मेंबर, बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर आपके अंदर इतनी You don't have to reply to him. सर, बात भी ना करने दें। आप एड्रेस कीजिए शेयर को। भी ना बैठे। आप शेयर को चलाई छोड़ दीजिए हम लोगों का। आप लोग चलाइए। क्या बोल रहे हैं आप? मत। बड़े दुख की बात है कि आप लोगों के दिल में इतनी भी समझ नहीं है और इतना भी आप लोगों को लिए, आप लोगों के पास अपने रिस्पेक्टेड कोलीग्स जो बाहर बैठे हैं उनके लिए जरा भी सम्मान नहीं है। आप लोगों को बुरे दिन आएंगे। आई कर्स यू। जिस केस में ऐश्वर्या राय को ईडी ने बुलाया वो काफी पुराना है। उन्हें बुलाने के लिए पहला सम्मन 9 नवंबर को भेजा गया था, लेकिन सियासत में उन्हें बुलाने के मायने अलग तरह से लगाए जाएंगे। पिछले दिनों में समाजवादी पार्टी से जुड़े कई नेताओं के यहां इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं, उसको लेकर सवाल उठे हैं। ऐश्वर्या की मदर इन लॉ जया बच्चन समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। हालांकि सारी बातों का पनामा पेपर्स की लीक से, उसकी जांच से कोई कनेक्शन नहीं है, पर कहा तो यही जाएगा कि राजनीति की वजह से ऐश्वर्या को पूछताछ के लिए बुलाया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।